छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी लोक भारती से दूसरी इकाई के अंतर्गत दूसरा आपका पाठ 2 लघु कथाएं का अध्यापन कराने जा रही हूँ। 2 लघु कथाएं, इसके जो लेखक हैं हरि जोशी। सर्वप्रथम हम उनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। इनको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि प्रकाशित हुई हैं। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। पहली लघु कथा में जोशी जी ने बताया कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में इन्होंने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हरि जोशी जी ने इन 2 लघु कथाओं के माध्यम से हमें क्या सीख देने की कोशिश की है। प्रस्तुत लघु कथा में जोशी जी ने नैतिक गुणों को ग्रहण करने की हमें प्रेरणा दी है। पहली कहानी में इन्होंने सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के दुष्परिणामों को दिखाया है। अपनी रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे दंडित होना पड़ता है। अतः दूसरी कहानी में दांतों और जीभ के वार्तालाप के माध्यम से लेखक ने विनम्रता को महत्व दिया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होते हैं, अतः हमें अपने आचरण में विनम्रता को अपनाना चाहिए। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। नींव। पहली जो लघु कथा है उसको इन्होंने शीर्षक दिया है नींव। यहाँ पर देखेंगे बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला यानी जिसमें बहुत महले होते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा उसकी जो दीवार थी वो कैसे नींव से ऊपर उठ रही थी, यानी बिल्डिंग बनाने का जो कार्य था वो चालू था। ठेकेदार नया था, वह भयभीत सा था। वह तगारी सीमेंट, एक तगारी सीमेंट, तगारी यानी वो जो बड़ा सा घमेला जैसा होता है, तसला बोलते हैं, उसमें 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई कर रहा था, ईंटों को जोड़ रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय, ये ठेकेदार है लेकिन इनके भी ऑब्जर्वेशन के लिए यानी निरीक्षण के लिए कई लोग वहाँ पर आते हैं, तो जैसे उनसे ऊपर जो अधिकारी है वो उनके निरीक्षण यानी जांच के लिए आए, तो उन्होंने क्या कहा, घोर असंतोष व्यक्त किया। घोर असंतोष मतलब वो बहुत अधिक कैसे उनके प्रति असंतोष दिखाए, कि घोर असंतोष उन्होंने व्यक्त किया। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने घोर असंतोष व्यक्त किया, मतलब उसके काम में कमी निकाल रहे थे। कौन? ठेकेदार के काम में अधिकारी महोदय कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे थे। घोर असंतोष व्यक्त किया अर्थात वो बहुत अधिक गुस्सा हो गए। फिर इन्होंने क्या कहा, महोदय बोले ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए, मतलब आपके काम से मैं खुश नहीं हूँ या आप काम ठीक से नहीं कर रहे। फिर इन्होंने क्या किया, अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार, सशंकित मतलब जो उनके ऊपर थोड़े शंका कर रहे थे, नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत, अब उसने सोचा कि शायद मेरे काम में कमी निकाल रहे हैं, तो उसने क्या किया, फिर 5 तगारी सीमेंट, पहले उन्होंने 1 तगारी सीमेंट लिया था, अभी भी 1 तगारी सीमेंट है, लेकिन 5 तगारी रेत की जगह उन्होंने कितना संख्या कर दी, यहाँ पे देखिए, पहले सीमेंट की संख्या 5 थी, तो उन्होंने क्या किया, ये 1 तगारी सीमेंट रखा, ठीक है, 1 तगारी सीमेंट, पहले कितना था, 1 तगारी सीमेंट था, अब भी 1 तगारी सीमेंट है, लेकिन रेत कितनी थी तब, उन्होंने 5 तगारी रखा था, लेकिन अब कितनी है रेत, 3, यहाँ पे इसकी संख्या उन्होंने कम कर दी। और नींव की दीवार पर फिर उन्होंने मसाले से
यही सब मिक्स किया और उससे ईंट की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी, ठेकेदार से संबंधित अधिकारी जो थे वो आए और नींव की दीवार पर फिर एक निगाह डाली और फिर गरम यानी गुस्सा हो गए। फिर से वो क्या हो गए, गरम हो गए यानी गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी गई। चेतावनी का अर्थ हुआ सावधान, यानी उन्हें सावधान रहने का यह सूचना दी। चेतावनी अर्थात सावधान, यानी उन्होंने इसमें ठेकेदार में, नए ठेकेदार में अधिकारी महोदय ने 2 बार कमियां निकाली और उनके प्रति क्रोधित हो गए। यदि कल तक काम में पर्याप्त या का अर्थ हुआ कि काफ़ी, पर्याप्त का अर्थ हुआ यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सुधार की इन्हें आवश्यकता है। उन्होंने क्या कहा, पर्याप्त मात्रा में यानी काफ़ी मात्रा में मुझे सुधार चाहिए, नहीं तो क्या होगा, काम बंद करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से जो यहाँ पे ईंट की जुड़ाई हो रही है। ये जो यहाँ मैंने बताया कि ये देखो ये तगारी एक है, ये तगारी में उन्होंने ये जो मसाला उन्होंने बनाया था उससे यहाँ पर ईंटों की जुड़ाई हो रही है और ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर और ये जो ठेकेदार है वो उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और इनका निरीक्षण करने कौन आते हैं, अधिकारी महोदय आते हैं, जो कि इन कामों में क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं। जबकि ये देखो नींव से उठ रही है, मतलब इतना ऊपर आई है, लेकिन इसमें भी असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, मतलब इनका काम उसे पसंद नहीं है, मतलब काम उनका गलत नहीं है, काम वो सही तरीके से कर रहे, पसंद न होने का कारण कुछ और ही है। आइए देखते हैं क्या कारण है। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर सलाह चाही। उसे समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो अपने हिसाब से सही काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जब भी अधिकारी महोदय आते हैं मेरे काम में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, मैं ऐसे क्या गलती कर रहा हूँ। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय क्या चाहते हैं, आपसे काम नहीं अच्छा करवाना चाहते, ये आपसे रिश्वत चाहते हैं, जो कि आप समझ नहीं रहे हो। रिश्वत का अर्थ होता है घूस। घूस मतलब एक्स्ट्रा पैसे, ऊपर से उन्हें पैसे चाहिए, जो आप उसे दे दो तो आपके काम में वो कोई भी कमी नहीं निकालेगा। अब यहाँ पे ये परेशान हो जाते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमान था, वो रिश्वत लेना और देना अपराध समझता था। यह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया, यानी सबक सिखाने का निश्चय किया कि गलत काम नहीं करना चाहिए, अपने काम के प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। अगले दिन अधिकारी महोदय फिर निरीक्षण करने आए। निरीक्षण अर्थात जांच करने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी खुश हो गए। अब देखिए, पहले 2 बार जब आए तो उन्हें काम में गलतियां नज़र आई। अब वो तीसरी बार जब निरीक्षण करने आए तो काम में कोई गलती या कोई कसर नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्हें लिफाफों में क्या मिला, भरा पैसे मिल गए। लिफाफा पकड़ा दिया जिसमें पैसे या अर्थात नोट थे। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अब ठेकेदारी के निरीक्षण के लिए अधिकारी महोदय थे, अब अधिकारी महोदय के निरीक्षण के लिए मतलब इनकी भी जांच के लिए उनसे बड़े अधिकारी आ गए, जिन्होंने इन्हें रुपयों का लिफाफा लेते हुए पकड़ लिया रंगे हाथे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गए, यानी सबके सामने उन्हें पकड़ लिया गया। रंगे हाथ पकड़ना ये आपका मुहावरा है, जैसे अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़े जाना। तो ये सामने उनके पकड़ा गए। ये पकड़ाए कैसे, उसका भी क्या कारण है यहाँ देखिए। रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ, उन्होंने रात में ही क्या किया था, ठेकेदार के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास जाकर शिकायत कर दी थी। उन्होंने पहले बता दिया था कि ये जो भी काम करते हैं ये बार बार उसमें कमी निकाल रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि क्या बात है। तो इन्होंने उनसे रात में ही बात कर ली थी। उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। ये बात एकदम सही है।
एक कोई अगर गलत होता है तो लोग पूरे सबको गलत समझने लगते हैं। प्रशासन का अर्थ होता है राज्य के शासन की व्यवस्था। तो यहाँ कह रहे किसी एक के कारण ही, जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो यही कह रहे हैं कि किसी एक के कारण सभी का नाम खराब होता है, पूरा प्रशासन यानी बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, रिश्वत लेना और देना दोनों को ही अपराध मानते हैं, और हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि ईमानदारी बरतना चाहिए। ईमानदारी ही मनुष्य का एक विशेष गुण है। ये व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है, अच्छे मार्ग पर ले जाती है। तो इसके लिए ईमानदार होना प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरी है, अपने काम के प्रति भी और समाज के प्रति भी। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको अपने काम में भी सफलता मिलती है और उसका सभी जगह सम्मान किया जाता है। अतः यहाँ पे नींव के माध्यम से बुरे काम को न करते हुए ईमानदारी से अपने कार्य को करने की यहाँ पर हरि जोशी जी ने हमें सीख दी है। ये एक नैतिक गुण है ईमानदारी, जिसे अपनाने के लिए आपके जो सारे पाठ है, बच्चों को ऐसे पाठों को रखने का उद्देश्य यही है कि बच्चों में इन नैतिक गुणों को क्या किया जाए, लेने के लिए सीख दी जाए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरी जो लघु कथा है उसका नाम क्या है, जीभ का वर्चस्व। ठीक है, जीभ का वर्चस्व हम देखेंगे। पंक्तिबद्ध यानी क्रमबद्ध होते हैं ना, क्रमबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत ही दुशासी हो गए थे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पंक्तिबद्ध एकजुट रहने के कारण दांत क्या हो गए थे, बहुत ही दुशासी हो गए थे, यानी दूसरों का अपमान करना और कुछ भी कहना सुनना। एक दिन वे गर्व में चूर होकर, दांत गुस्से में यानी गर्व में मतलब घमंड में, चूर होकर जीवा से यानी जीभ से बोले, हम 32 क्या है, घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली। आप लोग ध्यान दीजिए, ये आप लोग को प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी आप लोग को चौखट में भरने के लिए आते हैं, जैसे दांतों की विशेषताएं। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है आप सब लिख सकते हो। वह हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, कौन, दांत, एक से एक मजबूत, ये दांत अपनी विशेषता बता रहा है। ठीक है, बाहें चाहे तो तुझे बाहर न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसे कलुषित अर्थात दूषित विचार सुने। ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ, पर मन से बड़े कपटी हो। कपटी मतलब छलने वाला। जीवा बोलती है, दिखने में दांत कैसे एकदम सफ़ेद है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दांत कैसे एकदम सफ़ेद है, लेकिन उनका मन कैसा है, कलुषित यानी दूषित है। दूसरे के बारे में उनकी सोच अच्छी नहीं है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाले जीभ, वाचलता छोड़। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही जीभ ने दांत को कहा कि तुम कैसे हो, दिखते तो एकदम सफ़ेद उज्जवल हो, लेकिन तुम्हारी सोच कैसी है, कलुषित है, तुम्हारी विचार जो कैसे है वो कलुषित यानी अच्छे नहीं हैं। तो वो क्या, अब जब जीभ ने ऐसा कहा तो दांत से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने क्या कहा, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली। क्यों, क्योंकि जीभ ने उसे ऐसा कहा था, तो बोल रहा है मुझे ऐसे बोल रहे हो कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले। तो फिर वो क्या बोलते हैं, वाचलता छोड़ और अपनी औकात में रहे। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं उनको कि वाचलता छोड़ दो और अपनी औकात में रहो। यहाँ पे जीभ कहती है कि जीभ ने पहले दांत को कहा, अब दांत उसको जवाब क्या दे रहा है कि वाचलता छोड़ दो। मतलब वाचलता क्या है, वो बात करने में निपुण जो होता है उसे वाचलता छोड़ अपनी औकात में रह, यानी जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके अंतर्गत ही रहो, हम तुझे चबा जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि दांतों के बीच में जीभ है,
तो दांत क्या कह रहे हैं कि हम तुझे क्या करेंगे, चबा जाएंगे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। यहाँ पे दांत अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं और क्या कहते हैं कि ये मत भूल तू हमारे द्वारा ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। किटकिटा कर कहा, किटकिटाना मतलब दांत कहते हैं यहाँ पर, दांतों ने कैसे किटकिटा कर कहा। किटकिटा कर कहना ये एक मुहावरा है, जैसे किटकिटाना, दांत किटकिटा रहे यानी क्रोध में, गुस्से में देखो कई बार हम लोग नॉर्मल हम व्यक्ति भी गुस्से में दांत पीसते ऐसे दबा के बोलते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ दांतों ने किटकिटा कर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, लेकिन जीभ ने क्या किया, नम्रता बनाए रखी और किंतु उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक, यानी दूसरों को चबा जाने की ललक का अर्थ होता है यहाँ पर इच्छा, कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते हैं। ये सच है। जो दूसरों अपने पे ऊपर घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति का घमंड जल्दी ही टूटता है। वही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर बहुत घमंड है, यानी जो दूसरों की चबा जाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति टूटते हैं। सामने वाला तो और ही जल्दी गिर जाते हैं, मतलब ये उनके दांत के ऊपर कह रहे हैं कि जो सामने के होते दांत वो गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी का अर्थ होता है, मतलबी व्यक्ति होते ना, कि जो समय आने पर किसी के भी पक्ष में बदली हो जाते हैं, जहाँ फ़ायदा होता है उसी के साथ जाते हैं, उसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ये बोलते हैं तुम लोग अवसरवादी हो। क्यों अवसरवादी है? इनके अवसरवादी मनुष्य तो थोड़ी भिन्न है। जैसे मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, यानी अक्सर आपने देखा है कि दांत जो रहते हैं, मनुष्य जब जवान रहता है तो दांत से जैसे खा पी सकता है, दांत कड़क रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है दांत को आपने देखा होगा टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, या तो खाने लायक नहीं रह जाते हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं रहती है, सड़ जाते हैं। तो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा बुढ़ापे आने तक दांत आधे से अधिक गिर जाते हैं या खाने पीने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यही बोल रहे हैं, व्यक्ति जब खाने पीने में असमर्थ हो जाता है, मतलब तो बोलते हैं जब जवान रहता है तब तक तुम लोग उसके साथ रहते हो। ये किसके लिए कहा गया है? दांतों के लिए। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। जब बुढ़ापा आता है, जब उसको आवश्यकता होती है खाने पीने की ताकत के लिए, तब तुम लोग उसे छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानते? यहाँ पे देखिए, जैसे दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है और कोई भी किसी को अपने को किसी से कम नहीं समझ रहा है, विशेषकर दांत। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है। क्या बोल रहे? हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं मतलब डरते हैं। थर्राने का अर्थ यहाँ पे देखिए, थर्राते हैं मतलब भय से डरते हैं। कौन? दांतों से। जीवा ने विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि द्वारा, जो सोच समझकर अच्छे से जवाब दिया। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र तो मुंह के भीतर तक ही सीमित है, मतलब जो भी दांत का काम है वो कहाँ है? सिर्फ मुंह के अंदर तक है। लेकिन जीभ का काम कहाँ तक है? विनम्रता से कहती हूँ, मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है, लेकिन फिर भी कोई घमंड नहीं। यहाँ पे जीभ बता रही है कि तुम्हारा काम तो सिर्फ मुंह के भीतर है, लेकिन मेरा काम कहाँ है? मैं इस पूरी दुनिया को झुकाने की क्षमता रखती हूँ, अर्थात सभी को प्रभावित कर सकती हूँ अपनी वाणी द्वारा, अपनी बातों द्वारा। लेकिन फिर यहाँ पे देखो, इसकी बातें सुनकर दांतों ने क्या कहा? फिर से धमकी दी। अब इनको तो गुस्सा आ रहा है कि जीभ अपनी तारीफ कर रही है और इनको नीचा दिखा रही है। तो दांतों ने फिर से धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। और यहाँ पे धमकी देखिए कितनी भारी है कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। कब तक हमसे बचेगी? जीभ बेचारी बीच में और दांत उसके चारों तरफ। तो ये उसे धमकी दे रहे हैं, हम सब तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए कहा।
उनके घमंड को चूर करते हुए क्या कहा, चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें दंत चिकित्सक कहते हैं। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। कई बार देखो दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन लोग साफ़ करते हैं। अगर वैसी अवस्था होती तो सीमेंट चांदी भरते हैं, जो भी है, नहीं तो अभी तो नया प्रोसीजर आया कि रूट कैनल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार अगर स्थिति नहीं होती तो दांत निकाल भी देते हैं। अब यहाँ पे जीभ धमकी दे रही है उसको कि तुम लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो दंत चिकित्सक को बुलाऊंगी और तुम्हारे सारे जो है दांत जो है तुम्हारे सब बाहर दिखाई देंगे, लेकिन वो मुझे क्या करेगा, मुझे नहीं छुएगा, वो सिर्फ तुम्हें ही बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर जब इन्होंने ऐसा कहा जीभ ने, तो दांत का क्या हो गए, होश उड़ गए। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर मतलब कोई भी उत्तर देने में असमर्थ थे। अब ये उत्तर क्या दे, अब इनकी धमकी बोलती सब बंद हो गई। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी ज़बान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना मतलब मुहावरा है यहाँ पर कि उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना। किसकी श्रेष्ठता को? जीभ की श्रेष्ठता को। किसने स्वीकार किया? दांत ने। तो यहाँ पर हमने देखा लेखक हरीश जोशी जी है, उन्होंने जो पहली लघु कथा थी उसमें नींव, जो लघु कथा का नाम था, उसके द्वारा उन्होंने ईमानदारी को अपनाकर सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया। दूसरी लघु कथा जो है जीभ का वर्चस्व, अर्थात वर्चस्व का अर्थ हुआ उसका महत्व, तो इसमें उन्होंने विनम्रता को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है कि विनम्रता में, विनम्र जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो सभी उसे पसंद करते हैं। विनम्रता को सभी ने श्रेष्ठ सिद्ध किया है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं और सभी उसकी सराहना करते हैं। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। विनम्रता का अर्थ क्या होता है कि कोई कुछ करे या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हम उसका आभार मानें और उसे हृदय से धन्यवाद दें। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसे मानकर क्या करनी चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। और भारतीय हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये नैतिक गुण सभी को अपनाना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। इन दो गुणों से अक्सर आप कितने भी पढ़ लिख लो, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपके अंदर नैतिक गुण नहीं होगा। नैतिक गुण ऐसे मतलब दूसरों का सम्मान करना, आदर देना, अगर आप में ये गुण नहीं है तो आपको कोई भी सराहना नहीं करेगा, आपको कोई भी सम्मान नहीं देगा। किसी को सम्मान देने के लिए, आपको सम्मान पाने के लिए ये आवश्यक है कि आप भी सामने वाले व्यक्ति को सम्मान दें। अगर आप किसी को सम्मान नहीं देते हो, इज्जत नहीं करते हो, तो आप भी बदले में इज्जत नहीं पाओगे। इसके लिए हरीश जोशी जी ने आजकल जो हमारे युवा वर्ग है, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें नैतिक गुणों का अभाव सा होते जा रहा है। या आप लोगों के लिए ये सब पाठ इसीलिए रखे जाते हैं कि नैतिक गुणों पर आप ध्यान दीजिए, उसे अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। आइए यहाँ पर हम शब्द वाटिका देखते हैं। तगारी, जैसे मैंने पहले बताया, बड़ा तसला, घमेला, कलुषित यानी अपवित्र, दूषित, ललक यानी लालसा या इच्छा, अवसरवादी, स्वार्थी, मतलबी, बयान अर्थात चर्चा, आवाज़, कथन। मुहावरा है लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। यहाँ पे है दांतों की विशेषता, जैसे मैंने उसमें बताया, आपको पॉइंट 4 दिए हैं रहेंगे, तो आपको लिखना है। दुशासी थे, दांत पंक्तिबद्ध थे, एकजुट रहते थे और घनिष्ठ मित्र थे। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी क्या है कि दंत चिकित्सक को बुलाओ, एक एक करके बाहर कर देगा। और पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में क्या परिवर्तन आ गया था, वे बहुत ही दुशासी हो गए थे। यहाँ पे चौखट, विधानक सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाए। जैसे जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, क्या उन्होंने अविवेकपूर्ण नहीं, विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तो यह आपका क्या होगा, गलत। दांत घमंडी थे, सही।
सभी अपराधियों को नियमानुसार सज़ा नहीं हुई, गलत, सज़ा हुई। ठेकेदार पुराना था, नहीं, ठेकेदार नया था, तो ये आपका क्या हो गया, गलत। ये सारे मैंने वैसे PDF द्वारा आपको भेजा है। अब ये जोड़े मिलाओ, यहाँ पे बहुमंजिला, तो बहुमंजिला का आपका क्या हुआ, इमारत। अधिकारी, तो अधिकारी कैसा था, भ्रष्ट। नया ठेकेदार कैसा था, ईमानदार। सार्वजनिक समारोह में क्या किया गया, सम्मान। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरा लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ईंट, जान, पानी, खिचड़ी आदि का। तो ये मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूँगी और आप लोग उसे हिंदी की नोटबुक में लिखकर मुझे मैसेज द्वारा भेज देंगे। और आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे PDF द्वारा, मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। और यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।